हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। आज हम 21 साइकोलॉजी की थ्योरी करेंगे। कहने का मतलब कि लगभग सभी थ्योरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ऐसी ऐसी थ्योरीज हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। शुरू में तक वे थ्योरीज हैं जो आपको पहले आती होंगी, जो आप सीटेट में पढ़ के आए होंगे। पर देखो, हाई लेवल पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगी हर एक चीजें। ठीक है साथियों। सबसे पहले मैं एक बार आपको अपना पूरा का पूरा कंटेंट में दिखाऊंगा। ठीक है। जो ये थ्योरीज हैं इनका मैं आपको सबसे पहले मैं कंटेंट दिखाऊंगा कि कंटेंट किस प्रकार का है हमारा। ठीक है। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। देखो, आपका जो बैच पीडीएफ बैच लेने का जो समय था वो आपका खत्म हो गया है, जो कि हम 150 रुपये का पूरा दे रहे थे। ठीक है भाई, 150 रुपये का। अब देखो, अगर आपको ऑल थ्योरीज है भाई, अगर इन ऑल थ्योरीज की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो ऑल थ्योरीज की, तो ये पीडीएफ आपको भाई, ये पीडीएफ आपको 70 रुपये में पड़ने वाली है। ठीक है। और जो पहले ही हमारा 150 का बैच ले चुके हैं उसको ये बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है। देखो, ये थ्योरीज की जो पीडीएफ है इसका प्राइस अलग होने वाला है। बाकी जो आपकी जो ये प्रोफेशनल एबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में पीए लिख रहा हूं मैं, प्रोफेशनल एबिलिटी की जो पूरा का पूरा बैच है जिसमें सभी की सभी 5 यूनिट्स हैं। ठीक है। जितनी भी यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स हैं। उन सभी की पीडीएफ उन सभी की पीडीएफ आपको भाई 150 रुपये में मिलेगी। ठीक है। ठीक है, 150 रुपये में अभी भी मिलेगी 5 यूनिट की। अगर आप साथ में थ्योरीज की लेना चाहते हो तो भाई इसमें 70 रुपीज़ ऐड कर देना, और जो ये आपकी पूरी की पूरी 220 रुपये आपके पड़ जाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने पहले बैच ले लिया है उनको ऑल थ्योरीज की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। और जिसके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, तो भाई वो अपना वीडियो देख के, वीडियो में हम सारी थ्योरी वैसे भी कराएंगे, पर अगर आपके पास पीडीएफ होगी आप उसे कॉपी करवा सकते हैं, वैसा भी पढ़ सकते हैं रिवीजन में, क्योंकि खुद पढ़ते हैं तो रिवीजन बहुत जल्दी होता है। ठीक है। तो उसके लिए अगर पूरी 5 यूनिट्स प्लस में थ्योरीज चाहते हैं तो उसके लिए 220 रुपये की ये सारी की पड़ेगी। और जो पहले ले चुके हैं वो 150 रुपये में अपना मजा उठाए पूरे के पूरे बैच का। क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, आपने पीछे वाली क्लासों में देखा होगा। ठीक है। तो एक बार सारी की सारी थ्योरीज हम करा देंगे इस वीडियो में। देखिए, कंटेंट देखेंगे कि आपको एकदम मजा आएगा कंटेंट देखने में। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। ठीक है। बिल्कुल एक छोटी सी मिस्टेक नहीं होगी किसी भी कंटेंट में। ठीक है। देखो भाई, एक बार सारा कंटेंट आप देख लो, क्योंकि सबसे पहले आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसमें क्वालिटी है या नहीं है। देखिए, हर एक थ्योरी मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए कितनी अच्छी टेबल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया आपके सामने कंटेंट है। देखिए, ब्लूम टेक्सोनोमी विद डायग्राम्स, एक भी पर्सन नहीं छूटने वाला है। हाई लेवल्स की थ्योरीज में मैं दिखाऊंगा, जैसे कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ये। ठीक है। क्योंकि ये आपके NIOS में है। ठीक है। इकोलर की इनसाइड थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ठीक है। अब देखते हैं भाई। ठीक है। और भाई, आपने कोल्ब एक्सपेरिमेंट लर्निंग थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, कुर्ट लेविन की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, और भाई रॉबर्ट गैगने का सिद्धांत भी आपने नहीं पढ़ा होगा। और भाई आपने ना तो टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी, भूल भुलैया वाली थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है भाई। और ना ही आपने ब्रूनर की थ्योरी शायद पढ़ी होगी, डेविड ओसबेल की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। तो ये जो सारी की सारी थ्योरी हैं भाई, ये इनमें हाई लेवल की थ्योरी भी है। मतलब कि हाई लेवल में उसको कह रहा हूँ कि जो आप सीटेट जैसे एलिजिबिलिटी एग्जाम, सीटेट हुआ, एचटेट हुआ या और कोई एग्जाम हुआ, उनमें पढ़ के नहीं आए हो। ठीक है दोस्तों। देखो, वीडियो का पूरा इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। ठीक है। आप पढ़ाई की तरफ शुरुआत करते हैं। ठीक है। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा जो भी नया चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में लेके चलूंगा
31 पेजों की PDF है, ठीक है, जो आपको मिल जाएगी अगर आप 70 रुपीज़ पे करते हैं। और टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, क्योंकि वहीं से आपको इसकी PDF मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि नए बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनको बताना भी पड़ता है। देखिए भाई, सबसे पहली थ्योरी है भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी है, बिल्ली पर वो किया था, जिसे बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। परिचय, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लर्निंग पर बहुत काम किया। उन्होंने अपनी बिल्ली और पजल बॉक्स की प्रयोगशाला के प्रयोग द्वारा यह सिद्धांत दिया था। क्या एक्सपेरिमेंट था भाई, देखते हैं भाई क्या एक्सपेरिमेंट था, स्पीड में देखेंगे भाई, स्पीड में। थॉर्नडाइक, ठीक है, क्या करा थॉर्नडाइक ने भी एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया। बॉक्स के बाहर खाने का टुकड़ा फिश रखा गया। बॉक्स के अंदर एक लीवर जिसे दबाने या खींचने पर दरवाजा खुल जाता था। शुरुआत में बिल्ली बार इधर उधर भागती, पंजे मारती, कूदती, यानी गलत प्रयास करती। कई बार कोशिश करने के बाद अचानक उसे कुंडी दबा दी और दरवाजा खुल गया। कुछ बार दोहराने के बाद बिल्ली को सीख गया कि कुंडी दबाने से दरवाजा खुलता है और भोजन मिलता है, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या है कि जो बिल्ली थी, जो अपनी वह कैट थी, उसने बार बार क्या ट्राई करा और एकदम उसका उस लीवर पे के लग गया, हाथ लग गया। जब बताए मतलब कि उन्हें पहले ट्राई करा और फिर बीच में उस तो एरर होंगी, गलती होंगी, मतलब कि गलती कर सीखी है, ठीक है। सीखना ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से होता है। एनिमल और ह्यूमन बार बार अलग अलग प्रयास करते हैं। असफल प्रयास मतलब एरर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। राइट रिस्पॉन्स बार बार करने से आदत बन जाती है, ठीक है। इनका सिद्धांत था मेन लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। तो इन्होंने कितने ला दिए थे, 3 ही याद रखने की ट्रिक। इन्होंने उल्टे याद रखो, मतलब कि दोबारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, री, और एक और ई ला दो, ठीक है। आर ते लॉ ऑफ रीडीनेस, ई ते लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसी ते लॉ ऑफ इफेक्ट। इस प्रकार याद रखो, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिस क्रिया से सुखद परिणाम मिलता है वह क्रिया भविष्य में दोहराई जाती है। मतलब कि अगर जिस काम ने भाई सीखती आना मजा आवे ना, वही काम हम दोबारा करेंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना अधिक अभ्यास करेंगे सीखना उतना ही मजबूत होगा। लॉ ऑफ रीडीनेस, यदि मनुष्य मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार हो तो सीखना जल्दी होगा, मतलब उसके अंदर रेडीनेस है काम करने की, तो उतना ही जल्दी वो सीखेगा। समझ में आया भाई? आगे चलेंगे भाई। शिक्षा में क्या महत्व है भाई, एजुकेशनल इंपोर्टेंस क्या है। छात्र को प्रयास करने के अवसर देना चाहिए भाई। बार बार अभ्यास से सीखना पक्का होता है। अच्छे परिणाम पर पुरस्कृत करने से सीखने की गति बढ़ती है। कठिन कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सिखाना चाहिए साथियों, ठीक है भाई। देखा भाई, एक थ्योरी कंप्लीट कर लिया भाई। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया भाई। अब अगले वाली थ्योरी देखेंगे। देखो भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी या अल्बर्ट बंडूरा की है भाई, ठीक है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी या मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य केवल अनुभव और अभ्यास से नहीं सीखता, बल्कि दूसरों को देखकर, नकल करके और उनके परिणामों से भी सीखता है भाई। अच्छा, आगे चलेंगे भाई। की एलिमेंट्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, लोग दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं। इमिटेशन, देखा हुआ व्यवहार दोहराने की प्रवृत्ति होती है भाई। मॉडलिंग, शिक्षक, माता पिता, नेता, कोई भी व्यक्ति मॉडल बन सकता है और अनुयायी उनका व्यवहार अपनाते हैं, ठीक है भाई। आगे है विकेरियस रिइंफोर्समेंट, हम दूसरों को किसी व्यवहार पर पुरस्कार या दंड पाते हुए देखते हैं और उनसे सीखते हैं। तो किस किस की बात कही थी भाई? ऑब्जर्वेशन की बात की गई थी, इमिटेशन की बात की गई थी, मॉडलिंग की बात की गई थी, और क्या है, विकेरियस रिइंफोर्समेंट की बातें कही थी भाई ने बेबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चों को एक बेबो डॉल क्या है फूलने वाली गुड़िया दिखाई गई। एक समूह ने देखा कि वयस्क उस गुड़िया को मारपीट रहा है, तो मतलब उसके प्रति किसी भावना आई, एक प्रकार की दया की भावना आई। दूसरा समूह शांत खेलते हुए वयस्क को देखता रहा। परिणाम, जिन बच्चों ने हिंसक व्यवहार देखा उन्होंने गुड़िया जिन बच्चों ने हिंसक व्यवहार देखा ना, उन बच्चों ने गुड़िया को मारा पीटा। यानी बच्चे देखकर और नकल करके व्यवहार को सीखते हैं भाई।
ठीक है। ये देखो भाई, अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने 4 स्टेजेस दी थी, और इन 4 स्टेजा को याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, मैं बताता हूं भाई। देखो, इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी दी थी भाई। ऑब्जर्वेशन किसी भी बालक की क्यों करी जाया करे, बिल्कुल बड़े ध्यान तय, मतलब बिल्कुल आराम तक करी जाया करे। आराम तक याद रखो, ARRM, आराम। ए तय अटेंशन, दूसरे आर तय रिटेंशन, आर तय रिप्रोडक्शन, एम तय मोटिवेशन। देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज को, किसी भी व्यवहार पर ध्यान देते हैं, अटेंशन रहते हैं, फिर उसे धारण करते हैं, उस व्यवहार को धारण करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन, उसी व्यवहार को करने की क्षमता, मतलब जो व्यवहार देखा इवोल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेशन, यदि परिणाम लाभकारी हो तो व्यक्ति बार बार वही व्यवहार करेगा। समझ में आई भाई? घनी मुश्किल ना है, कति आसान चीजें हैं जो आप सीख रहे हो, ठीक है। और बेहतरीन नोट्स आपका इस तैयारी में साथ देने वाले हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, शिक्षक को हमेशा अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए भाई, ठीक है, बढ़िया मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। आगे है, बच्चे पुरस्कार दंड को देखकर भी सीखते हैं, इसलिए अनुशासनात्मक रणनीति का उपयोग समझदारी से होना चाहिए भाई। ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और रोल मॉडल्स शिक्षा में सहायक होगा। नीतियों, मूल्य और सामाजिक व्यवहार का विकास अवलोकन व अनुकरण से ही होता है। मतलब कि इमिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अपने भाई आसपास से ही सीखता है। ये बात है भाई पावलोव की थ्योरी पे, ठीक है, कुत्ते वाली थ्योरी आ गया, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव रूस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले कुत्तों पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया, ठीक है भाई। कंडीशनल लर्निंग भी कहते हैं भाई इनके सिद्धांत को। एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था। पावलोव ने देखा कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता है तो वह सलाइवा निकालता है, इससे नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर उन्होंने खाना देने से पहले घंटी बजाना शुरू किया। कुछ बार प्रयोग करने के बाद केवल घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ता लार टपकाने लगा, भले ही खाना न दिया गया हो। इसका मतलब कि नई उत्तेजना को पुरानी प्रतिक्रिया लार आना से जोड़ा गया, ठीक है। देखो भाई, अनकंडीशनल स्टिमुलस के थे यार भोजन था, के था भोजन था, क्योंकि भोजन में कोई कंडीशन ना रखी, भोजन दिया और लार आई। फिर आगे आया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, भाई बिना किसी कंडीशन के रिस्पॉन्स आ गया, मतलब भोजन देकर ला रही। फिर आ गया कंडीशन दर दी के, कंडीशन दर दी भोजन देने तक पहला घंटी बजाती, तो घंटी की आवाज कंडीशनल स्टिमुलस है। और फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स आया कि घंटी बजाए तय, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या आया, घंटी की आवाज से लार आई। ये सारी चीजें आई समझ में, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिद्धांत का निष्कर्ष के लिखना भाई। लर्निंग नई उत्तेजना और पुरानी प्रतिक्रियाओं को जोड़ने से होता है। बार बार अभ्यास सहयोग से अधिगम मजबूत होता है, बिल्कुल मजबूत होता है। चलो भाई आगे, ठीक है भाई। और जो भी चैनल में नया आना लाडले भाइयों, तो AS स्टडी स्टिमुलेटर ने सब्सक्राइब कर लो, AS स्टडी स्टिमुलेटर को, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई, जो भी चैनल पर नया है, क्योंकि हम उतना लोग जितना पेड बैच में पढ़ा देते हैं उतना हम फ्री दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री। देखो, वीडियो जो मैं करा रहा हूं वो तो बिल्कुल फ्री है, मैं सिर्फ अपने नोट्स का चार्ज मांग रहा हूं, क्योंकि इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, आदतें इसी तरह बनती हैं। बच्चों में अनुशासन लाने में सहायक है, कक्षा में रुचि जगाने के लिए उपयोगी है, डर या फोबिया को दूर करने के लिए डीकंडीशनिंग में सहायक है, ठीक है भाई। BF स्किनर, चूयाली, देखो BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ऑपरेंट क्या होता है, चूहा होता है, ठीक है भाई, देखेंगे। यह सिद्धांत BF स्किनर ने 1904-90 में प्रस्तुत किया था। 1904 में और 1990 के बीच में, मतलब इसका जन्म तो 1904 का, मृत्यु 1990 में है, ठीक है। BF स्किनर ने प्रस्तुत किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। BF स्किनर के सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसका आधार है व्यवहार को परिणाम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है भाई। मतलब कि इसने रीइंफोर्समेंट की बात कही है, रीइंफोर्समेंट की,
रीइंफोर्समेंट किया कर, रीइंफोर्समेंट होया कर पुनर्बलन। मतलब कि अगर आप कोई अपना काम करया, मतलब आप किसी काम खातर राजी करवाने हो तो आप तो कुछ थोड़ा सा लालच दे दिया कि नो भाई यो काम कर ले, एक की बार अगर तू पास हो गया तो ना साइकिल दवा देंगे। तो यो तो इसी प्रकार का रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। प्रयोग इसका क्या था, देखो स्किनर ने स्किनर बॉक्स का निर्माण किया। इसमें एक चूहा रखा गया, बॉक्स में एक लीवर और खाना देने की व्यवस्था थी। जब चूहा गलती से लीवर दबाता तो खाना मिलता। धीरे धीरे चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने पर खाना मिलेगा। इस तरह नया व्यवहार लीवर दबाना परिणाम खाना मिलने से मजबूत हुआ, ठीक है। नया व्यवहार लीवर दबाना खाना मिलने, और जो यो खाना है यो के है रीइंफोर्समेंट है। खाना क्या है साथियों, रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। क्या है, रीइंफोर्समेंट। मुख्य सिद्धांत देख लो भाई, मुख्य क्या सिद्धांत है। एक तो रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत दिया, रीइंफोर्समेंट भी कई तरीके का होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छे व्यवहार पर इनाम देना, जैसे बच्चे को पढ़ाई करने पर चॉकलेट देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। कैसा रीइंफोर्समेंट कहलाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है, ठीक है। बताइए साथियों कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। और भाई पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, और टेलीग्राम पर मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर देखो, अगर पूरे बैच की पीडीएफ चाहिए तो आपको 220 रुपये अभी करने होंगे, क्योंकि मैंने जब अपनी पहली वीडियो गिरी थी तो उसमें बताया था कि सभी का 150 रुपये होगा अगर आप अभी लेते हो। आप पूरे बैच का 220 रुपये है, ठीक है। और टेंशन ना लेना, ये 220 ही रहेगा। इसके बाद कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 220 रहेगा और ना ही ज़्यादा होगा कि अगर पूरे का लेना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि भाई थ्योरीज हमेशा साइकोलॉजी की जान होती है, और यहीं से आपका प्रश्न पूछने का बहुत आसार होता है। और मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट है, मैं कहता हूं कि मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, अवांछित चीज हटाना ताकि इस व्यवहार बढ़े। नेगेटिव, जब होमवर्क करने पर डांटना बंद करना, ठीक है। अवांछित चीज हटा देना क्या कहता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। समझ में आया। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मेरा लग गया। पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होती है, गलत व्यवहार और सजा देना ताकि व्यवहार कम हो। शरारत करने पर बच्चे को डांटना, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं कि बताइए कि पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या फर्क होता है दोनों में। देखो, पनिशमेंट तो सीधी तौर पे एक सजा होती है, अगर काम नहीं करा तो टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया और या फिर मुर्गा बना दिया वो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मान लिया अगर बच्चा काम नहीं कर रहा तो उसकी कोई मनपसंद चीज थी, उसकी कोई लाइकिंग थिंग्स थी जिसको वह पसंद करता था, ठीक है, उसको उससे छीन लेना, सजा देना नहीं, उससे छीन लेना नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है। और पनिशमेंट तो प्योर सजा होती है। समझ में आया। तो पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट आप दे सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है भाई। चला भाई आगे है लोप, जिसे बोलते हैं एक्सटिंक्शन। यो की है, ये और देखेंगे भाई या क्या है, इसको देखते हैं। यदि किसी व्यवहार पर बार बार कोई परिणाम न मिले तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से आप यो कहो कि अगर वो घंटे कुछ समय तक ना बजाई जाए तो मतलब कुत्ता बाद में उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, लार टपकाना बंद कर देगा, क्योंकि यह चीज प्रैक्टिस में होनी चाहिए। समझ में आया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज का, निष्कर्ष बताता हूं। निष्कर्ष, ठीक है, व्यवहार को अब उसके परिणाम नियंत्रित करते हैं, क्योंकि व्यवहार जब तक आदमी करेगा, जब तक उसने नो दिखेगा कि हाँ यार तो मैंने कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब तक व्यवहार करेगा, ठीक है। सही व्यवहार इनाम या लाभ मिलने पर बढ़ता है, गलत व्यवहार सजा मिलने पर कम हो जाता है। समझ में आया। शिक्षा में महत्व क्या भाई इसका,
शिक्षा में क्या महत्व है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक, बच्चों को प्रोत्साहन देकर सीखने की रुचि बढ़ाना, रिवार्ड और पनिशमेंट को संतुलित संतुलित प्रयोग होना चाहिए कि बार नो भी नहीं होया करता। देखो रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके से दिया जाया करे, एक तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होया करे, ठीक है, और एक शेड्यूल रीइंफोर्समेंट होया करे, ठीक है, शेड्यूल, ठीक है। अब देखो और गलत होता है कि अगर आप बार बार रिइंफोर्समेंट दो, क्योंकि बच्चे को कोई रुचि नहीं रहेगी, वो तो नो सोचेगा कि हाँ यह चीज तो मैंने मिलनी है। तो मतलब कि एक शेड्यूल में रिइंफोर्समेंट देना चाहिए, समझ में आया? ठीक है भाई, चलेंगे आगे। ये बात है भाई एरिक एरिक्सन की थ्योरी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी, और मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी थ्योरी, क्योंकि ये 70% बच्चों को याद नहीं रहती। देखो भाई एरिक एरिक्सन की थ्योरी क्या है? एरिक एरिक्सन ने 1902 या 1994 में इसका जन्म है। व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। एरिक एरिक्सन के ये ना कौन सा सिद्धांत दिया? व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा मानव का पूरा जीवन शैशव से वृद्धावस्था तक 8 चरणों में विभाजित होता है। हर चरण में व्यक्ति एक संकट का सामना करता है। यदि संकट का समाधान सही ढंग से हो जाए तो सकारात्मक व्यक्तित्व गुण विकसित होते हैं। ठीक है, मतलब इसने पूरे जीवन काल को कितनी स्टेजेस में बांटा है? 8 स्टेजेस में बांटा है। कितनी बांटा है? 8 स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सब्सक्राइब कर लो भाई अगर यहाँ तक आप देखते देखते आ चुके हो तो। देखो भाई सबसे पहले इन्फेंसी जो 0 से 1 वर्ष है, इसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। सबसे पहला है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, जो कि इन्फेंसी 0 से 1 साल की, जो 0 से 1 साल का पीरियड है उसने बांटा है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। बच्चा माता पिता को देखकर निर्भर होता है। सही देखभाल हुई तो विश्वास सुरक्षा की भावना होगी, और उपेक्षा हुई बच्चे तो में अविश्वास और असुरक्षा की भावना होगी। विकसित क्या गुण होता है? आशा, मतलब कि ट्रस्ट। तो 0 से 1 साल की ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, और फिर 1 से 3 साल तक की ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। दूसरी कौन सी है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, मतलब कि बच्चा खुद चलना व खाना व सोच आदि सीखता है। प्रोत्साहन मिले तो आत्मनिर्भर हो जाए, और रोक टोक होगी ना तो लज्जा का वो करेगा। ये मान ले कोई बच्चा न रोक टोक करोगे तब बच्चा अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, तब वो आत्मनिर्भर ना बन पावे। तो बच्चे को इसमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। किसके लिए? सोच के लिए, कपड़े बदलने के लिए, खुद चलने के लिए, आदि के लिए। ठीक है, अगला है पहली थी ट्रस्ट मिसट्रस्ट, दूसरी है ऑटोनॉमी और सेम, और तीसरी अपनी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो कि 3 से लेकर 6 साल तक की हुआ है, जो 3 से लेकर 6 साल तक की हुआ है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, बच्चा खेल व नई गतिविधियों में पहल करता है। अगर देखो अगर वो पहल करे, अगर आपको प्रोत्साहित करोगे तो उसमें यह आदत बनी रहेगी। मतलब कि वो हर एक चीज़ में वो क्यूरियस होगा, हर एक चीज़ करने में। अगर रोक के और डांटा गया तो भाई वो तो भाई क्या करेगा? उन्हें गिल्ट महसूस होगा, अपराध की भावना होगी। इसमें विकसित गुण क्या होता है? पर्पस। ठीक है, इनिशिएटिव और गिल्ट में पर्पस होता है। उसके बाद इंडस्ट्री व इन्फेरिटी, बच्चा पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। सफलता, परिश्रमी और आत्मविश्वासी होगा, उन्हें सफलता मिलेगी, और जिसमें हीन भावना विकसित होगी ना असफलता मिलेगी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी में। ठीक है, देखो जो भी मेहनत करेगा तो उन्हें सफलता मिलेगी, और जो भी भाई अपना हीन भावना होगी उन्हें असफलता ही मिलेगी। समझ में आया? आइडेंटिटी वर्सेस रोल, 12 से 18 साल के बालक है, वह सोचे जहाँ कि हमारी भी कोई एक विशेष पहचान हो। ठीक है, अगर वह विशेष पहचान नहीं ले पाते तब बच्चे थोड़े से मायूस हो जाएं और कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, बच्चा मैं कौन हूँ का उत्तर ढूंढता है। अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो स्थिर पहचान
और असमंजस की स्थिति में पड़ गया तो भ्रम और अस्थिरता जीवन में आ जाती है। इसमें भाई फिडेलिटी का गुण विकसित होता है भाई। इन आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन में किसका गुण होता है? फिडेलिटी का। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाएंगी, इसलिए कह रहा हूँ कि रिविजन के लिए आपको पीडीएफ लेने की आवश्यकता है, कि कहीं कुछ नहीं होता आपका 70 रुपये में। 70 रुपये में अगर आप पे 70 रुपये अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं तो इसमें आपका फायदा होगा, क्योंकि 100-150 का तो आप फास्ट फूड और सारी चीजें ही खा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 18 से 40 तक की जो एज होया करे ना, वो होया करे इंटीमेसी और आइसोलेशन की। इंटीमेसी देखो 18 से 40 तल्ले के बीच में ना, देखो 18 साल के जुआ युवा आया करें, वह भाई संबंध बनाना, दूसरे के साथ रिलेशन में रहना, संबंध बनाना आदि बहुत होते हैं। अगर किसी को यह चीज़ नहीं मिल पाती है तो वो बिल्कुल अकेला अकेला आइसोलेट फील करता है। और इस अवस्था में जो गुण विकसित होता है वो भाई प्रेम का लव का गुण क्या होता है भाई? विकसित होता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद है मिडल अडल्टहुड है, या अवस्था अगर 40 से लेकर 60 तक की अवस्था अगर है, इसमें जेनरिटी और स्टेगनेशन की। ठीक है, व्यक्ति समाज और परिवार और करियर में योगदान देता है भाई। ठीक है, और भाई देखो अगर आदमी इसमें मतलब परिवार के उसमें योगदान ना दे पावे, मतलब ना उनकी सहायता कर पावे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसमें? एक स्टेगनेशन, मतलब कि एक वो ठहर सा जाएगा, नीरस सी जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कोई ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं होगी। ठीक है, और इस अवस्था में विकसित जो गुण होता है वो केयर का गुण विकसित होता है भाई। ये सबसे आखिरी वृद्धावस्था जो कि 65 तो ऊपर होया करे, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। देखो इंटीग्रेटेड मतलब कि संपूर्णता वर्सेज निराशा। देखो अगर इस अवस्था में लोग अगर सारे कामा की इच्छा उसकी पूर्ति हुई है, संतुष्टि हुई है, तो वो एकदम सही रहेगा, खुश रहेगा। अगर नहीं वह अपनी उसकी जो भी आस थी वो पूरी नहीं हुई है तो उसने हमेशा निराशा ही होगी। और इसमें भाई अपनी विकसित गुण होता है विस्डम, मतलब बुद्धिमत्ता का गुण विकसित होता है साथियों। तो बताइए एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपको समझ में आई है या नहीं आई है? अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखो 15 दिन में, मात्र 15 दिन में प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो मात्र एक ही चैनल खत्म करा रहा है, वो है एएस स्टडी स्टिमुलेटर। तो साथियों ये दो जो ये मैं कंटेंट करा रहा हूँ ये आपका DSSB के लेवल का है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ जाना, यहीं से पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि ये सारी थ्योरी आपके NIOS से ली गई है। ठीक है जी, आगे चलेंगे भाई। जीन प्याजे का तो बहुत आसान है भाई। जीन प्याजे देखो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट मनोवैज्ञानिक थे जो कि भाई अपना रचनात्मक सोच को, निर्माणवादी थे। ठीक है, उनका मानना था कि बच्चा बायोलॉजिकल मैचुरेशन और अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, बच्चा अपने अनुभव वातावरण से स्कीमा बनाता है, एसिमुलेशन व अकोमोडेशन की मदद से सीखता है। ठीक है, एसिमुलेशन देखो मैं एक बार बता देता हूँ एसिमुलेशन क्या है। देखो अगर बच्चा एक बिल्ली को देखता है तो बिल्ली का अपने मन में एक स्कीमा बना देता है कि हाँ बिल्ली की मूंछें होती हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि उन्होंने सफेद बिल्ली देखी, अरे उसके पाँव देखे, 4 पाँव हैं भाई, मूंछें हैं। तो अगले दिन उसने काली बिल्ली देखी तो उसके भी 4 पाँव पैर, मूंछ पाई। तब बच्चे ने सोचा हाँ भाई बिल्ली सफेद भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। फिर बच्चा उससे अगले दिन एक कुत्ते को देखता है और कुत्ते में देखता है कि कुत्ते को तो 4 पाँव हैं और कुत्ते के भी मुंह पर बाल हैं। अरे फिर वो देखता है कि हर एक 4 पैर वाला जीव बिल्ली नहीं हो सकता साथियों। तो वो अगर वह अपने ज्ञान में थोड़ा सा चेंज कर ले, अगर ज्ञान को थोड़ा सा चेंज कर ले तो वो अकोमोडेशन होगा। अगर एसिमुलेशन क्या होगा साथियों? अगर वह अपने ज्ञान में चेंज ना करे, नो का नो सेम टू सेम यूज करे तो वह एसिमुलेशन होगा। दोनों वर्ड मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी है और उम्मीद करता हूँ कि आप ये पहले भी समझ के आए होंगे। ठीक है जी, तो भाई चलते हैं भैया आगे। ठीक है, बता दो कैसा लग रहा है आपको। एडेप्टेशन, बच्चा वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है।
एसिमुलेशन, नई जानकारी को पुनः स्कीमा में फिट करना। ठीक है, देखो नई जानकारी, कौन सी नई जानकारी, क्यों ने एक काली बिल्ली देखी, अरे नो हाँ भाई मैंने एक धोली बिल्ली भी देखी थी, वो पुरानी जानकारी में फिट करी, हाँ भाई काली बिल्ली भी हो धोली बिल्ली भी हो। अकोमोडेशन, नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमों को बदलना, मतलब में चेंज करना, यही बात बताई थी। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन बिठाना इक्विलिब्रेशन होता है भाई साथियों। भाई स्कीमा क्या होता है भाई, एक पिक्चर, मन में एक पिक्चर क्रिएट करना, मानसिक संरचना, विचारों का ढांचा जिसमें बच्चा ज्ञान को व्यवस्थित करता है, मतलब कि दिमाग में एक माइंड मैप बनाना, दिमाग में माइंड मैप बनाना होता है। बहुत अच्छे भाई, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, विभिन्न अनुभव और स्कीमा को मिलाकर संगठित करना। भाई भाई संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और उसमें कितनी स्टेज दी थी बताइए भाई, 4 स्टेज दी थी, 4 स्टेज, 4 स्टेज दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है भाई, सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 है, दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से लेके 7 तक है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है भाई, कंक्रीट जो 7 से लेके 11 है, फिर अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से लेकर 15 वर्ष है, 11 से लेकर 15 वर्ष है। ठीक है, जो भी भाई सीटेट के अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि आपने लगभग ये थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, फिर भी रिवीजन ले लेना एक अच्छा होता है, क्योंकि पेपर में हम वे आसान चीजें ही गलत करके आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। ऑब्जेक्ट परनिमेंस, वस्तु ने दिखने पर भी अस्तित्व में है, यह समझ विकसित होती है। भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि बच्चा, आपने बच्चे को एक सामने दिखाया, एक हाथ में दिखाया एक कोई टॉय, और आपने लको दिया, मतलब कि पीछे छुपा दिया अपने पीछे, तब बच्चे ने नू बेरा होगा कि वह चीज कितना गई, ले तो ये रहा है पर मैंने दिख नहीं रही, यह अगर ऑब्जेक्ट परनिमेंस, बच्चे में समझ आ जाती है कि वस्तु यहीं पे है। ठीक है, और बच्चा उसे ढूंढ लेता है, यही ऑब्जेक्ट परमिनेंस है, वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 भाषा और सिंबॉलिक प्ले करता है भाई, 2 से 7 सिंबल्स के साथ खेलता है, बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। इसमें विषय तक एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानता है। कई बार देखा होगा कि बच्चा खेलते खेलते पड़ गया, तब बालक ने चुप कराने खातर घर के क्या करे, देख चीटी मार दी, चीटी मार दी, हो चीटी मार दी, तो ये क्या है, बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। इगोसेंट्रिक मतलब अपनी जो बात कह दी ना वह सारी सही है, इगोसेंट्रिक होता है। इरिवर्सिबिलिटी, किसी क्रिया को उल्टा न सोच पाना। अगर बच्चे से पूछेंगे बताओ 3 जमा में 2 कितने होते हैं, तो बच्चा बता देगा 5। अगर 2 जमा 3 पूछ लिया, उल्टा करके पूछ लिया, तो बच्चा नहीं बता पावा, क्या होया करे इरिवर्सिबिलिटी। सेंट्रेशन क्या करे, एक समय पर केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। कंजर्वेशन, रूप बदलने पर भी मात्रा समान है यह समझ माना, मतलब कि देखो एक यो गिलास है, इसकी और एक यो बड़ा सा कटोरा है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, दोनों में पानी एक साव है, तो बच्चा किसको लेगा, जो चीज बड़ी होगी, तो बच्चा ने कहा यह चीज बड़ी है मैं तो गिलास साड़ी लूंगा। तो यह क्या करे कंजर्वेशन। सीरियसन क्या करे, वस्तुओं को आकार और रंग के अनुसार क्रमबद्ध लगाने की क्षमता नहीं होती है बस साथियों। ठीक है, उसके बाद भाई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, बच्चा ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोचता है। भाई जो ठोस वस्तुएं अगर ना, जो सामने रखी हुई चीज है, जो मूर्त रूप में है, उनके बारे में सोच सके है। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन की समझ आ जाती है भाई। क्रमबद्ध करना, माप के और कारण परिणाम समझना। हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू कर दिया बच्चा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, नो क्यों है, इसी चीज़। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब भाई वो अमूर्त चीज़ों पर सोच सका, जो चीज़ हम सामने नहीं भी रखी ना उनके बारे में भी सोच सके। देखो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल सोच विकसित करता है। समस्या समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इफ देन जैसी काल्पनिक स्थितियाँ पर विचार करता है। अगर तो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। ये आप सभी ना पता होगा कि आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ लेते हो जीन पियाजे की, पर देखो जीन पियाजे की एक और थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। कौन सी है भाई, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, उन्होंने बच्चों को खेलते हुए
ये देखा और समझा कि बच्चे नियमों को कैसे समझते हैं, बच्चे नियमों को कैसे समझते हैं, देखते हैं भाई आगे। ठीक है, क्लास बड़ी होगी। ठीक है, अभी देखो हमने आधा घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, और हमने लगभग 8वीं थ्योरी में आ चुके हैं। 1.5 घंटे की एक क्लास आपकी शायद हो सकती है। आपको क्लास से जुड़े रहना है, कहीं नहीं जाना है। अगर आप इस क्लास में जुड़े रहोगे तो आपके 2 या 3 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। ठीक है, फालतू फालतू बेसिक एग्जाम। ठीक है, नैतिक विकास कर्मिक सीक्वेंशियल होता है और यह सोचने कोग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित होता है। आगे देखेंगे स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेज सबसे पहले अगर प्री मोरल स्टेज 0 तक 5 साल की, छोटे बच्चे नियमों को नहीं समझते, खेल में अपनी मर्जी से नियम बदलते रहते हैं। प्री मोरल स्टेज मतलब है कि भाई अपनी मर्जी तो वो बदलेंगे, उनके लिए सही गलत है कोई स्थायी भाव नहीं होता अगर वो 0 से 5 साल की एज में है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। उसके बाद है हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो 5 से लेकर 10 साल तक, 5 से लेकर 10 साल तक। ठीक है, मतलब 5 तक का गैप है। मोरल रियलिज्म स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे मानते हैं कि नियम स्थायी और अटल होते हैं। नियम है ना जो स्थायी हुआ कर अटल होते हैं, जिन्होंने बड़ों ने बनाया है। लोग ये नियम तो बढ़िया ने बना रखे हैं और भैया तो सही है भाई, ये नियम होंगे और हमने ये पालन करने होंगे। ठीक है, बच्चा सोचता है कि यदि नियम तोड़ा तो तुरंत दंड मिलेगा। नियमों को बदलने की लचीलापन नहीं होता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि बच्चे उन नियमों ने बदलते। वो सोचेंगे भाई ये नियम तो सदा तो चलते आ रहे हैं, ये हमारे बढ़िया ने बना रखे हैं। ठीक है, ये चीजें होंगी। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे रे, स्पीड में ले लो। ऑटोनोमस मोरलिटी जो 10 वर्ष के बाद होती है, मोरल रिलेटिविज्म स्टेज कहते हैं। बच्चा समझता है कि नियम आपसी सहमति से बनाए और बदले जा सकते हैं। सही गलत और निर्णय फेयरनेस और इंटेंशन और परिस्थिति पर निर्भर करता है। भाई जरूरत पड़ा तो हम नियम में फेर बदल भी कर सकते हैं। देखो आप कोलबर्ग का मोरलिटी वो पढ़ोगे ना, जब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी कि कितना सेम है कोलबर्ग का इसका, उसमें भी आप कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई, समझ में आया भाई। निष्कर्ष क्या है? पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे नियमों और नैतिकता को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। छोटे बच्चे नियमों को कठोर और अटल मानते हैं, जबकि बड़े बच्चे नियमों में लचीला व न्याय आधारित समझने लगते हैं। आसान भाषा में 5 साल तक नियम समझ नहीं, 5 से 10 साल तक नियम पक्के और तोड़ने पर सजा, 10 साल के बाद नियम लचीले, न्याय और निष्पक्षता पर ध्यान। ठीक है, कितने, एक बात सोचो, आपने नो नहीं लगता कि मैं ये नोट्स कितने सोच समझ कर बना कर लाया हूं। ठीक है, कि हर एक चीज में जहां पे मुश्किल होगी वही मैंने इजी लैंग्वेज का वो किया है, तो कितनी मेहनत लगती है और कितने बढ़िया तरीके से सजा रखे, कलर्स का यूज कर रखे है। आगे आप देखोगे जिन थ्योरीज में डायग्राम की जरूरत है उनमें हमने डायग्राम भी लगाए हैं, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। ठीक है, इस मेहनत के लिए हम आपसे एक चीज मांगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, पीडीएफ नहीं लेनी तो मत लो, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। और भाई अगर लेना चाहते हो, अपनी सहूलियत के अनुसार पढ़ना चाहते हो तो लो, 70 रुपए की पीडीएफ है और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे करो। ये वीडियो आपकी केवीएस TSSB सीटेट एस्टेट और जितने भी टीचिंग के एग्जाम से सब में काम आने वाली है, क्योंकि इतने आसान और इतनी इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कराया होगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग की भी पढ़ लो, कोलबर्ग की पढ़नी जरूरी है। कोलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे चलेंगे। उन्होंने बच्चों और किशोरों को नैतिक दुविधाओं, मोरल डिलेमास पर कहानी सुनाकर अध्ययन किया। जैसे इंज की कहानी, भाई इंज की भाई क्या की थी, भाई पत्नी बीमार हो गई थी और एक केमिस्ट था, उसके दौरे दवा थी, तो उसने क्या करा कि उन्हें चोरी कर ली। तब बालक तो भी दम फंस गए, कोई बालक नो बोले भाई ने चोरी क्यों करी, या तो गलत बात ने सजा मिलनी चाहिए, और कुछ बालक नो बोले भाई उसकी पत्नी मर जाती नहीं तो उन्हें चोरी कर ली। मतलब दुविधा में फंस गए, और दुविधा को इंग्लिश में डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, इनमें कई शब्द आएंगे, डिलेमा और मोरल रीजनिंग, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। देखो भाई, एक डिलेमा है, डिलेमा क्या होता है, दुविधा। ये मोरल रीजनिंग क्या होता है, एक वर्ड आता है, मैं मोरल रीजनिंग समझो भाई, मोरल रीजनिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखो मोरल रीजनिंग मतलब कि अपना निर्णय पक्का करना। जैसे कि
जैसे कि कुछ बच्चे बोले कि भाई ना नहीं मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी मर जाती है। उनने अपना एकदम क्या लिया, निर्णय लिया कि हाँ भाई ये होना चाहिए। तो मोरल रीजनिंग क्या है, दुविधा में किसी भी एक ऑप्शन को अपने दिमाग से चुनना, उसको मोरल रीजनिंग बोला जाता है। समझ में आई भाई चीज? ठीक है भाई। इसकी स्टेज कितनी है भाई, 3 स्टेज में बांटा गया, फिर इनकी सब स्टेज भी हैं। ठीक है, एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है 4 से लेकर 10 साल तक। इवन कहोगे जी जो 0 से लेकर 4 साल तक है, भाई 0 से लेकर 4 साल तक बच्चे में नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है, नैतिकता नहीं होती है। तो इसकी 3 स्टेज हैं, एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, दूसरी भाई अपनी कन्वेंशनल लेवल है, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। और फिर इनकी स्टेज है, टोटल स्टेज पूछ ले तो 6 हैं, और एक में 2-2। और भाई कितने उसमें बटे स्टेज में, तो 3 में। मतलब जो बड़ी बड़ी हुआ कहने का मतलब है कि ये तो सब स्टेज हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पहला लेवल है, कितने लेवल हम बांटा गया, 3 में, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई अपना प्री कन्वेंशनल लेवल। नैतिकता बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता व दंड व इनाम पर आधारित होती है। सबसे पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब कि बच्चा सोचता है अगर दंड मिलेगा तो काम गलत है, मतलब कि अगर तूने काम नहीं करा तो दंड मिलेगा, बच्चा नो सोचता है। दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, कई बार आपने बच्चे ने देखा नहीं होगा कि एक बच्चे ने किसी की बुक पढ़ दी तो दूसरा बच्चा क्या होगा, मैं भी तेरी पढ़ूंगा, मतलब तुरंत बदला ले होगा। ठीक है, अगर मुझे फायदा है तो सही है, और नहीं हुआ तो मैं तेरा भी नहीं होने दूं। नैतिकता स्वार्थ और इनाम पर आधारित होती है। समझ में आया? दूसरा है अगर कन्वेंशनल, जो कि 10 से लेकर 16 तक है, 10 से लेकर साथियों 16 तक है। इसमें क्या होता है, सामाजिक मानदंडों और दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होती है भाई। इसमें क्या है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की सोचा है कि अगर कोई मैडम आ गई, मैडम की कुर्सी साफ कर दी, मैडम का रजिस्टर पकड़ा दिया, तो मैडम बच्चे को क्या, क्योंकि वेरी गुड नू है, मतलब वे अपनी तारीफ सुनने खातिर अच्छे अच्छे काम करेंगे। गुड चाहे तो इस स्टेज को बोलेंगे गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, बच्चा सोचता है दूसरे मुझे अच्छे माने इसलिए वह सही काम करता है। समझ में आया? अपनी तारीफ कराने के लिए। आ गया समझ में? स्टेज नंबर 4 पर चल लेंगे, स्टेज नंबर 4 पर चल लेंगे, आगे चलेंगे। लैंड ओरिएंटेशन। ठीक है, देखो इसको समझो, अभी पढ़ो मत, मैं बताता हूँ कि बच्चा सोचता है कि जो ये कानून बनाए गए हैं ना, ये हमारे खातर है, अरे हम तोड़ नहीं सकती। बच्चा किशोरों ये सोचता है नियम और कानून कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। नैतिकता क्या होगा, अगर नियमों और समाज के प्रति निष्ठा पर आधारित है कि क्यों तोड़े रूल तो तोड़ने नहीं। ठीक है, अगर रेड बत्ती जल रही है ना तो हमने रुकना चाहिए, पार नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की भावना आती है। अब अगले में देखना पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है देखिए जी। ठीक है, नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों को व्यक्तिगत विवेक, ठीक है, पर आधारित होती है। देखो समझो, सबसे पहला है 5वां सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति मानता है नियम बदल सकते हैं अगर वे न्याय व मानव अधिकारों के खिलाफ हो। ये मान लीजिए, मैंने एक लाल बत्ती वाला एग्जांपल दिया, ये मान लो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, लाल बत्ती जल रही है। ठीक है, अगर लाल बत्ती, ठीक है चलो 1 मिनट रुको दोस्तों। ठीक है, देखियो अगर लाल बत्ती जल रही है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो नू तक कोने है कि हम बेचारे नूड़े पड़े रहेंगे और लाल बत्ती के देख के ठाणे ना जाओगे। तो इसमें बच्चे को नो वजह है कि अगर भाई बहुत ज्यादा जरूरत है ना तो मैं जाना भी पड़ सके है। समझ में आई भाई? ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आपको आ सकती है क्योंकि मैंने पंखा चला दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और मैराथन बहुत बड़ी है, तो इतनी आवाज नहीं आ रही होगी जितना कि मेरे को लग रही है वीडियो बाहर से। ठीक है, वीडियो में कमी आएगी तो टेंशन मत लेना इस आवाज की, आप सिर्फ ध्यान दो। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, व्यक्ति का व्यवहार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों, सत्य, न्याय, समानता, मानव गरिमा पर आधारित। उदाहरण महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर। मतलब इसमें किसी ने आइडियल मानेगा और उससे जैसा व्यवहार करेगा। जो महात्मा गांधी ने मान ले, भगत सिंह ने मान ले, मार्टिन लूथर ने मान ले। समझ में आई भाई?
ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई। ये भैया समरी दे रखी है, यही चीज है, पढ़ सको हो। वाइगोत्स्की का भाई, वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी कि बच्चा अपने किससे सीखेगा, बच्चा अपने समाज से सीखेगा, किससे सीखेगा, बच्चा अपने समाज से सीखेगा। ठीक है, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास केवल जैव परिपक्वता से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि भाषा सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, वाइगोत्स्की ने क्या चीज कही थी, इसने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंट मानना था। अगर बच्चा सीखेगा तो समाज के साथ बातचीत करके। इन्होंने जॉन प्रोक्सिमो डिस्टिल दिया था, वह अंतर जहां बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी व्यक्ति की, मतलब कोई मोर नॉलेजेबल अदर है, उसकी मदद ले। शिक्षा का कार्य बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से एक कदम आगे ले जाना होता है। स्कैप फोल्डिंग क्या होया भाई, स्कैप फोल्डिंग होया करे एक टेम्परेरी मदद होया करे। आपने कई बार नो देखा होगा, जब आप साइकिल चलाना सीखो हो तो थारा पापा हो गया या फिर कोई दोस्त हो गया, काट उसके पीछे साइकिल के पीछे पकड़ा है जब सिखा हुआ है, तो वो एक टेम्पररी हेल्प ने हुआ है। नो तो है नहीं कि तुम्हारे पापा जी के हर वक्त तुम्हारे पीछे ही रहेंगे, तो इसमें बच्चे को क्या मिलता है, एक टेम्पररी हेल्प होती है। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, रोल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ लैंग्वेज देखो, रोल ऑफ लैंग्वेज को फिलहाल यहां से मत पढ़ो, मैं आपको प्याजे के साथ इसका कंपैरिजन करवाता हूं। देखो प्याजे के साथ कंपैरिजन, प्याजे और वाइगोत्स्की की भाषा और विकास पर क्या विचार थे। देखो भाई, विचार देख लो दोनों के, टेबल फॉर्मेट में बहुत आसानी से आप समझ जाओगे और कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, देखो बिंदु, भाषा और संज्ञानात्मक विकास का संबंध। संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा बाद में आती है। देखा प्याजे का संज्ञानात्मक विकास पहले हुआ है और भाषा बाद में हुआ है। वाइगोत्स्की के का है भाषा संज्ञानात्मक विकास का मुख्य साधन है, नुका भाषा पहले हुआ है, ये नुका भाषा पहले हुआ है और विकास बाद में हुआ। वाइगोत्स्की बात कहे। ठीक है भाई, इसने जो प्राइवेट स्पीच को प्याजे इगोसेंट्रिक मानता है और यो वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच को सहायक मानना है कि भाई प्राइवेट स्पीच सहायक होया करे। ठीक है, भाषा की भूमिका, भाषा सोच पर प्रतिबंध है, भाषा सोच पर क्या है, प्रतिबंध है, भाषा सोच पर प्रतिबंध है। भाषा सोच पर प्रतिबंध है, भाषा सोच का उपकरण है। ठीक है, समझ में आया। शिक्षा का महत्व की है, शिक्षा का महत्व भाई, शिक्षा का महत्व की है। शिक्षक को बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार भाषा देनी चाहिए। शिक्षक को चर्चा, संवाद, सहयोगी और अधिगम और स्कैफोल्डिंग के जरिए भाषा को सीखने का साधन बनाना चाहिए। यह कौन बात कब है, वाइगोत्स्की कब है। नोम चोम्स्की के है, नोम चोम्स्की तुमने बेरा होगा कि नोम चोम्स्की कहता है कि बच्चे में जन्मजात एक डिवाइस होता है जिसको LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे BF स्किनर, ठीक है। नोम चोम्स्की एक लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे। BF स्किनर की सीखने पर आधारित भाषा सिद्धांत का विरोध किया है। चोम्स्की ने कहा है कि भाषा केवल इमिटेशन और रेनफोर्समेंट से नहीं सीखी जाती बल्कि जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, उन्होंने कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्योंकि बच्चे जब जन्म ले ना उनके अंदर एक डिवाइस हुआ है जो उसे भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आई। यूनिवर्सल ग्रामर का भी कंसेप्ट इन्होंने दिया था। सभी भाषाओं के पीछे कुछ सामान्य नियम होते हैं, बच्चा जन्म से ही इन नियमों की क्षमता लेकर आता है। क्रिटिकल पीरियड, भाषा सीखने की एक संवेदनशील उम्र होती है जो कि 7 से लेकर 8 साल तक हो सकती है। इस समय यदि बच्चा भाषा के संपर्क में आता है तो वह आसानी से भाषा सीख लेता है। यह बात कौन कहता है भाई, नोम चोम्स्की कहता है। ठीक है भाई, भाषा की गति, सभी बच्चे लगभग एक उम्र में ही बोलना शुरू करते हैं। वे गलतियां भी एक जैसी करते हैं जिन्हें केवल अनुकरण से नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए बच्चा गो की जगह गोएड कहता है, इसका मतलब कि वह खुद नियम बना रहा है।
ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, बच्चे के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसलिए शिक्षा में भाषाई वातावरण रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट देना जरूरी है। बच्चे में बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के अवसर देना, गलतियां एरर्स को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, छोटे बच्चों को अधिक भाषाई एक्सपोजर देना। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत खत्म हो जाता है। ये बाकी हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे। अगली थ्योरी हमारी ब्लूम टेक्सोनोमी 1956 में ये थ्योरी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसे बेंजामिन ब्लूम और उनके साथियों ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का वर्गीकरण करना। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य को 3 में बांटा है। किन किन में बांटा है ये 3 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा होता है कोग्निटिव डोमेन। कौन सा होता है कोग्निटिव डोमेन? दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, और भाई तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। तीसरा कौन सा होता है? साइकोमोटर। तीसरा डोमेन का नाम है अपना साइकोमोटर डोमेन। आप इसे कैप से याद रख सकते हैं, CAP, कैप से याद रख सकते हैं। C से कोग्निटिव, A से अफेक्टिव और P से साइकोमोटर डोमेन। ठीक है भाई। कोग्निटिव डोमेन में क्या है? कोग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान और सोच से संबंधित होता है। यह क्षेत्र बुद्धि और सोचने की क्षमताओं से जुड़ा है। ब्लूम ने 6 सत्रों में विभाजित किया है। ठीक है, बाद में एंडरसन क्रेथवाल ने संशोधित किया था। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे भाई, ये देखो ये 1956 और ये 2001 के में दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है। कैसे याद रखेंगे? क्या कोई आपको आस है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा? नहीं, तो मैं आपको आस करवाता हूँ। देखो इसे याद रखेंगे, कैसी आस, कैसी आस है कि आपको यही याद हो जाएगा। कैसे नॉलेज, सी से कॉम्प्रहेंशन, एस एप्लीकेशन, ए से एनालिसिस, एस से सिंथेसिस, ई से इवैल्यूएशन। ये सारे नाउन फॉर्म में है, और जब ये इसमें संशोधित किए तो भाई आपके वर्ब फॉर्म में है। नॉलेज का इन्होंने रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन का अप्लाई, एनालिसिस का एनालाइज, सिंथेसिस को ऊपर ले गए सबसे टॉप में, और ये ऊपरले वाले एक्सचेंज है आपस में, इवेल्युएशन का इवेलुएट, और सिंथेसिस का क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। ठीक है प्यारे साथियों। अब देखो भाई एक चीज और मैं बता दूं। देखो इनमें देखो, अगर कोई रिमेंबर में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। एक तो डिफाइन करना आता है, जब आप किसी चीज को रिमेंबर करते हो तो मैं डिफाइन करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट मतलब कि उस जैसी ही एक प्रतिलिपि बनाना। ठीक है, जैसा पहले की चीज थी, जैसे पहले कुछ घटना घटी उसे रिमेंबर किया, मतलब वह सेम हम डुप्लीकेट कह सकते हैं। मेमोराइज करते उसको, रिपीट करते सेम टू सेम। ठीक है, स्टेट उसको दर्शाते हैं। अंडरस्टैंड में उसको क्लासीफाई, जब हमें कोई चीज अंडरस्टैंड हो रही होती है तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाते हैं, उसे डिस्क्राइब कर पाते, उसे डिस्कस कर पाते, उसे एक्सप्लेन कर पाते, उसे आइडेंटिफाई कर पाते, उसे लोकेट कर पाते, उसे रिकॉग्नाइज कर पाते, उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर पूरी की पूरी आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसे और उसे ट्रांसलेट करते हैं। अप्लाई में क्या होगा? अप्लाई में आपको वो प्रोसेस दिखेगी। ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। किसी चीज को अप्लाई करना तो आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, सोल्व करोगे, यूज करोगे, इंटरप्ट करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे, ऑपरेट करोगे, शेड्यूल करोगे, स्केच करोगे, मतलब इसमें आप कुछ काम कर रहे होगे। ठीक है, एनालाइज में क्या होगा? अगर आपको कोई एनालाइज करनी है कोई चीजें, तो आप दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस ढूंढोगे, उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, रिलेट करोगे आपस में, तो कंपेयर करोगे, कंपैरिजन होना चाहिए, कंट्रास्ट होगा, डिस्टिंक्शन चर्चाएं होंगी, एग्जामिन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, क्वेश्चनरीज होगी और टेस्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार हम एनालाइज में ये सारे के सारे आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इवेलुएट में क्या होगा? आप उसको अप्रेज करोगे, मतलब उसे अगर इवेलुएशन में अच्छा उसने परफॉर्मेंस है तो उसको अप्रेज करोगे, आर्ग्यू करोगे, डिफेंड करोगे, जज करोगे, सिलेक्ट करोगे, सपोर्ट करोगे, उसकी वैल्यू वो करोगे, क्रिटिक भी करोगे अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ किसी का। क्रिएट में क्या होगा? डिजाइन करोगे, असेंबल करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, कंजेक्चर करोगे और डेवलप करोगे, फॉर्मुलेट करोगे और इसे इन्वेस्टिगेट करोगे। साथियों आया क्या चीज आपने समझ में? ठीक है भाई, अगर बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे तो कृपया इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा है और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, फिर भी कहीं ना कहीं से भी बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे जाती है, तो कृपया उसे इग्नोर करके चलना।
अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा, यह क्षेत्र रुचि, दृष्टिकोण और मूल्य से संबंधित है। इसमें 5 स्तर है। देखिए कुछ चीज, सबसे पहले किसी चीज को आप रिसीव करते हैं, रिसीव के बाद उसके प्रति आप रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उस चीज के वैल्यू को समझते हैं। सबसे पहला आप उस चीज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स के बाद उसकी वैल्यू को आप समझेंगे और फिर उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे और फिर उसे कैरेक्टराइज करेंगे, उसका मतलब चरित्र बना लेंगे, मूल्य जीवन का हिस्सा बना लेंगे उस चीज को। ठीक है, समझ में आया? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किससे रिलेटेड है? साइकोमोटर डोमेन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है आपका साइकोमोटर डोमेन। मतलब कि शारीरिक क्रियाओं से और कौशल से, शारीरिक क्रियाओं और स्किल से रिलेट करता है। ठीक है जी, देखो यह कौशल व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित है। डेव और सिम्पसन ने, किसने? डेव ने और सिम्पसन ने इसे आगे समझाया। डेव और सिम्पसन ने इसे आगे समझाया था। ठीक है जी, चलो भाई आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है अफेक्टिव डोमेन में? अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा, इसके कुछ स्टेप्स आप देख लेते हैं। इसमें इमिटेशन होती है, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, अगर प्रिसीजन होती है, आर्टिकुलेशन होती है और न्यूट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, ये आप इमिटेशन याद रखें, इनको पॉइंट को पूछेगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार कि मैनिपुलेशन की प्रोसेस कौन से डोमेन में, आपको सीधा बताना, अफेक्टिव डोमेन, सीधा प्रश्न आएगा। इसमें इमिटेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन क्या होती है? आर्टिकुलेशन होती है वही एक तरीके से स्पष्ट बोल सकते हैं, और समन्वय तो कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन भी आ सकता है, इसे कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अफेक्टिव डोमेन का एक हिस्सा है। ब्लूम टेक्सोनोमी के शैक्षणिक महत्व क्या है साथियों? सॉरी, अफेक्टिव डोमेन नहीं, साइकोमोटर। ठीक है, इमिटेशन मतलब नकल करना, नकल करके सीखते हैं, दूसरे की नकल करके। मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेट करके, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते आप, मान लीजिए किसी को कुछ बताना है, उसके दिमाग को एकदम मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, आर्टिकुलेशन समन्वय, कोऑर्डिनेट करके साथ साथ आप करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या है कि आप उसके स्वभाव से, उससे सीधे सीखते हैं। समझ में आया? चलो भाई आगे। ब्लूम टेक्सोनोमी का शैक्षणिक महत्व। शिक्षा पाठ्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय कर सकता है, क्वेश्चन पेपर बनाने में मदद मिलती है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक केवल ज्ञान याद करने तक सीमित न रहे बल्कि समझने, लागू करने, विश्लेषण और सृजन तक पहुंचे, छात्रों के संपूर्ण विकास में सहायक। ठीक है, ये तो सभी में होता है कि छात्रों का संपूर्ण विकास तो चाहिए। आगे भाई सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी देखेंगे पर्सनालिटी की, और पर्सनालिटी की बहुत सी थ्योरी मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको पर्सनालिटी का टॉपिक कराऊंगा। तो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैंने शामिल कर ली है। ठीक है भाई, इन्होंने देखो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी ये बताई है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यह देखो कि इसके इन्होंने चेतन के प्रकार, कॉन्शियसनेस के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए हैं। कॉन्शियस क्या होता है? अभी जो हम सोच रहे हैं वो होता है कॉन्शियस। ठीक है, क्या होता है? कॉन्शियस जो वर्तमान में चल रहा हो, कॉन्शियस। आगे प्री कॉन्शियस क्या होता है? यादें और विचार जो अभी दिमाग में नहीं है लेकिन याद करेंगे तो याद आ जाएंगी। अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस होता है दबे हुए विचार, इच्छाएं, मतलब ये बिल्कुल याद नहीं आती, यह 90% भाग होता है। और प्री कॉन्शियस को सब कॉन्शियस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे। इसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में फ्रॉयड ने पर्सनालिटी को बांटा है। सबसे पहला इड, ठीक है, जन्मजात और अवचेतन इच्छाएं, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होती है। उदाहरण, बच्चा भूखा है तो तुरंत रोकर दूध चाहता है, मतलब कि ये बहुत
क्या है ये बहुत मतलब इसमें जीवन की मूलभूत इच्छाएं होती हैं, बेसिक नीड्स, जिनको पूरा इस इंसान करता है। जैसे कि कौन सी होगी, जैसे कि इंसान को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और भाई लव चाहिए, सेक्स चाहिए, जो भी चीजें है ना ये सारी ईड में आती हैं। ईगो में क्या होता है भाई, ईगो में रियलिटी प्रिंसिपल आधारित है, ईड की इच्छाओं और बाहरी दुनिया की वास्तविकता में संतुलन बनाना। उदाहरण, बच्चा समझता है कि अभी खाना नहीं है तो इंतजार करना होगा, ठीक है, इंतजार करना होगा, मतलब कि इसमें वो क्या देखेगा, इसमें वो बुरे काम, देखो कोई भी अगर उसने काम करना है तो वो उसके परिणाम में ना देखेगा कि इसका कोई गलत परिणाम तो नहीं निकलता, इसका कोई गलत परिणाम तो नहीं निकलता, उसे कहते हैं ईगो। मतलब कि ये प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब कि ये रियल प्रिंसिपल पर आधारित होगा। अगर बच्चा सोचेगा अगर मैंने ये काम कर लिया इसका कोई बुरा नतीजा तो नहीं होगा, तो यह है ईगो। सुपर ईगो क्या होगा, ये पूरे काम में कति दूर रहेगा, बुरे कामों से बिल्कुल दूर रहेगा, बुरे कामों से दूर दूर। समाज और माता पिता के मूल्य, आदर्श व नैतिकता पर चलेगा, बिल्कुल सही और गलत का बोध होगा, ठीक है, इसमें सही और गलत का बोध तो होगा, पर वो उनके परिणाम की चिंता करेगा, भाई कभी गलत परिणाम तो नहीं हो जा, फिर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ठीक है। अरे इस पहले में इड में तो बच्चा कुछ हो जा, अगर भूख लगे तो मैंने खाना खाना है तो खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने यार चीज चाहिए, इसमें आदमी रुक कर नहीं गया, ठीक है। देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आपको। व्यक्तित्व तो बना होता है इड से, ईगो से, सुपर ईगो से, और इनका संतुलन होता है, समझ गए साथियों। आगे चलेंगे भाई। भाई एक फ्रूट की एक और थ्योरी थी जिसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोला जाता है। फ्रायड ने क्या कहा था, बताइए जी, फ्रायड ने कहा क्या था। देखो भाई, सिगमंड फ्रायड ने क्या बात कही थी, फ्रायड ने कहा था, फ्रायड ने कहा कि बच्चा अलग अलग उम्र में अलग अलग कामुक लिबिडो ऊर्जा केंद्र पर विकसित होता है, ठीक है। इसने स्टेजेस बताई थी, कौन कौन सी स्टेजेस बताई थी, देख लीजिए कितने अच्छे टेबल फॉर्मेट में लेके आया हूं। ओरल स्टेज बताई थी ने, कौन सी स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिलिक स्टेज, लेटेंसी, जेनेसियल, ठीक है। कौन कौन सी है भाई, ओरल स्टेज है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिलिक स्टेज, लेटेंसी, जेनेटियल, ठीक है। ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष, फिलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष, जेनेसियल स्टेज 12 वर्ष से आगे। ओरल 0 से 1, 1 से 3 एनल, 3 से 6 फिलिक, 6 से 12 लेटेंसी, 12 से जेनेसियल। जो ओरल स्टेज है इसमें जो लिबिडो का केंद्र रहेगा वो मुंह चूसना या खाना, ठीक है। विशेषता क्या होगी, भरोसा या निर्भरता, इस उम्र की विशेषताएं होंगी। एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष है, इसमें जो लिबिडो का केंद्र है, मतलब कि कामुकता का केंद्र है, वो रहेगा गुदा, सोच नियंत्रण। इसमें विशेषता क्या, अनुशासन व स्वच्छता। फिलिक स्टेज 3 तक 6 ज्ञानेन्द्रिय पे, फिलिक स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब देखो जब कोई भी लड़की अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव होता है तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला ना, सॉरी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि लड़के का अपने माँ के प्रति लगाव, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है लड़की का अपने पिता के प्रति लगाव, इसे बोलते हैं, यह होती है फेलिक स्टेज। इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें जो लिबिडो का केंद्र होता है वह ज्ञानेंद्रियां होती हैं। भाई लेटेंसी स्टेज 6 तब 12 स्टेज है, इनमें यौन ऊर्जा ना दब जाती है, यौन ऊर्जा दब जाती है 6 से 12। सामाजिक कौशल, क्योंकि सामाजिक कौशल और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए इस टाइम पर। जेनेशियल स्टेज 12 वर्ष से आगे, इनमें फिर ज्ञानेंद्रिया इनका केंद्र आ जाए और परिपक्व और यौन विकास होने लग जाए, और अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा सा लगाव बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। शिक्षा में मैं तो क्या भाई, इसका बच्चे का व्यवहार केवल बाहरी नहीं बल्कि अवचेतन है, अनकॉन्शियस कारणों से भी प्रभावित होता है। आगे है भाई, अवचेतन कौन से होते हैं, सॉरी सबकॉन्शियस होते हैं, जो याद करने पर क्या जाते हैं, याद करने पर हमें
थोड़ा सा याद करने पर हमें क्या आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। प्रारंभिक बचपन के अनुभव व्यक्तित्व को बुरा प्रभावित करते हैं। शिक्षक और अब अभिभावक को बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं को समझना चाहिए। अनुशासन कठोर प्रयोग न कर बच्चे को प्यार और सहारा देना जरूरी है। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग पे आते हैं। 14वीं थ्योरी है भाई गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से, मतलब किसी भी चीज को पूर्ण रूप से देखना। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर और कोफा और क्या है वर्दिमिर को माना जाता है। कौन है बताइए भाई? कोहलर है, कोफा है और वर्दिमिर है। क्या मुख्य विचार है भाई इस सिद्धांत के, वो देख लेते हैं भाई। मुख्य विचार, सीखना वूल में होता है, टुकड़ों में नहीं। सीखना संपूर्णता में होता है, टुकड़ों में नहीं। देखेंगे कि जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो हम पूरे परिदृश्य को समझते हैं, सिर्फ अलग अलग हिस्सों को नहीं। इनसाइट लर्निंग में क्या कहा है? कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग करके दिखाया कि सीखना अचानक अंतर्दृष्टि से होता है। मतलब आपके सामने कोई समस्या आई तो उसका समाधान अचानक आएगा। यह बात है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो कोहलर की थ्योरी है, जो इससे आगे ही पढ़ेंगे उसमें है। उदाहरण, एक बंदर ने डंडा दौड़कर केले तक पहुंचना सीखा, अचानक समाधान मिला है उसको। क्या मिला है? अचानक समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखते हैं। अधिगम समस्याओं को हल करते समय होता है। ठीक है, अधिगम समस्याओं को हल करते समय होता है। विद्यार्थी समस्या की संरचना को समझकर समाधान ढूंढता है। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है? सीखने में हमारी अनुभूति और दृष्टि का बड़ा योगदान है। हम वस्तुओं और घटनाओं को उनके पूरे संदर्भ में देखते हैं, पूरे संदर्भ में देखते हैं। देखो, ठीक है, अब दो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। खाली स्पेस यहाँ पे है। देखो, दो चीजें होती है जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। एक होती है सेंसेशन, एक होती है सेंसेशन, और एक दूसरी चीज होती है परसेप्शन। एक दूसरी चीज होती है परसेप्शन। ठीक है, क्या हुआ है? परसेप्शन। दोनों में क्या फर्क है? सेंसेशन, मैं इसको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, ठीक है, जिससे आपको भली बात समझ में आ जाएगा। देखो, मान लीजिए कि गली में से कोई भी व्हीकल गया, ठीक है, उसकी आवाज आपके कानों में गई, मतलब कि उसकी आवाज आई और आपने सुनी, तो वह है सेंसेशन। आपके कानों ने क्या करी? उसको सेंस किया, तो वो चीज है सेंसेशन। और आपने ये अंदाजा लगाया कि भाई या तो मोटरसाइकिल थी, तो मतलब परसेप्शन, आपने धारणा बनाई ना कि हाँ, आपने बेशक मोटरसाइकिल ना देखी हो पर आपने आवाज तो धारणा बना ली कि हाँ जरूर मोटरसाइकिल थी। यह चीज है परसेप्शन। समझ में आया सेंसेशन में और परसेप्शन में क्या फर्क होता है? ठीक है, आगे चलेंगे। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, गेस्टाल्ट ने कुछ प्रिंसिपल दिए, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं? नाम बता दो, हटका फेर पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल आसान है। ठीक है, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। देखो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है निकटता, पास की वस्तुएं, मान ले कई चीजें, देखो पास पास में, पास पास में, दूर तक देखेंगे ना, ये ग्रुप में दिखाएंगे। ठीक है, पास की वस्तुओं को एक साथ देखते हैं, पास की वस्तुएं ग्रुप में देखती हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम, समान, सॉरी गलती बता दिया भाई मैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी का बता गया मैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी का बता दिया, मतलब सेम सेम सी चीज, सेम सेम सी चीज, सेम सेम सी चीज एक ग्रुप में दिखाएंगी, ग्रुप सा लग जाएगा। पास की वस्तुएं एक साथ देखते हैं, पास की वस्तुओं को एक साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने बना दिया एक, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, बताओ क्या बना दिया? ये ए लग रहा ना, तो मतलब आप किन्ने इस पे सबसे पहले बिंदुओं पे ध्यान न देके आपने ए पे ध्यान दिया है। तो यही है कि पास की वस्तुओं को एक साथ देखते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर,
अधूरी आकृति को पूरा मान लेते हैं। अधूरी आकृति, कई बार तो हमने छोटे बच्चे की वो ड्राइंग कॉपी देखी है, उसमें अधूरी आकृति होया करे, फिर बच्चे डॉट्स डॉट्स को ज्वाइन करके उन्हें पूरी बनाया करे। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, चीजों को निरंतर क्रम में देखते हैं, चीजों को निरंतर क्रम में देखते हैं। ठीक है, आगे अगर फिगर एंड ग्राउंड, हम किसी वस्तु को पृष्ठभूमि से अलग कर पहचानते हैं। जैसे कि इसमें मैं बताता हूँ, ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल देता हूँ। ब्लैक बोर्ड काला होता है, अगर उस पर कोई गहरा रंग चला दे तो वह दिखे नहीं, बल्कि इस पे व्हाइट कलर अगर हम लिखे तो वो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग है। समझ में आया? यही है लव फिगर एंड ग्राउंड। इसके एजुकेशनल एम्प्लीकेशन देख लेते हैं, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को समस्या आधारित अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाना, विद्यार्थियों को अचानक समाधान खोजने का अवसर देना, अधिगम को मीनिंगफुल लर्निंग बनाना, शिक्षक को विषय को पूरे रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, सिर्फ टिकड़ों में नहीं। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। अगर आपने पसंद आई हो तो ये थ्योरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पीपीटी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, अब अगली थ्योरी है कोलर की इनसाइड थ्योरी। ये चिंपांजी वाली थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार इसकी कहानी बता देता हूँ आपको कि क्या इसने प्रयोग किया था। चलो शुरू से ही देखते हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। सब्सक्राइब चैनल हो जाना चाहिए, और जो भी लेना चाहता हो इसकी पीडीएफ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा। किसको ज्वाइन करेगा? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा। और टेलीग्राम पर अगर पूरी प्रोफेशनल एबिलिटी की पूरी अगर जो मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ उसकी साथ साथ में आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसका चार्ज 150 रुपये है। मतलब कि 15 दिन में मैं कोर्स कराऊंगा, तो एक दिन का 10 रुपये के हिसाब से 150 रुपये हो गया। अगर आपने इसकी जो मैं फिलहाल आप जो है क्लास देख रहे हो, इसकी पूरी थ्योरीज की पीडीएफ चाहते हो, थ्योरीज की पीडीएफ चाहते हो, तो उसका प्राइस कितना होने वाला है? वो 70 रुपये होने वाला है। और दोनों लेना चाहते हो तो 220 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है जी, मैं ये चीज़ें कई बार आपको बता चुका हूँ। आगे देखेंगे कोलर इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रवर्तक इसके हैं, कौन है? कोहलर है। पूरा नाम क्या है? वोल्फगैंग, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने यह सिद्धांत चिंपांजियों पर प्रयोग करके दिया था। ठीक है, इसके क्या मेन आइडियाज थे? क्या इन्होंने मेन आइडियाज दिए थे? बताइए। लर्निंग बाय इनसाइट, अंतर्दृष्टि से अधिगम, सीखना अचानक समाधान मिलने से होता है। व्यक्ति संपूर्ण स्थिति को देखकर एकदम से हल निकाल लेता है। ट्रायल एंड एरर के विपरीत थार्नडाइक ने कहा था सीखना धीरे धीरे ट्रायल और एरर से होता है। कोलर ने कहा नहीं, यह अचानक समझ से होता है। इन्होंने इनसाइट लर्निंग की बात की है। ठीक है, होल परसेप्शन क्या है? होल परसेप्शन, व्यक्ति पूरे वातावरण और स्थिति को देखता है, वस्तुओं के बीच संबंध समझकर समाधान करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है। थ्योरी ऑफ टोटलिटी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ सडननेस भी बोला जाता है, होलिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है, संपूर्णवाद। समझ में आई? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसे ऐसे क्यों बोला जाता है। ठीक है, कोहलर का एक्सपेरिमेंट, कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। उन्होंने 6 महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। इनसाइट लर्निंग में कौन कौन से चरण बताए हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, फिर उस पर हम इनसाइट करते हैं, मतलब अपने मन में उसका कुछ समाधान सोचते हैं। जब उसका समाधान मिल जाता है तो हमें सेटिस्फेक्शन आ जाती है, और फिर हम उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रॉब्लम, उसके बाद प्रॉब्लम के बाद इनसाइट, फिर सेटिस्फेक्शन, फिर सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक बॉक्स समस्या उन्होंने दी थी। बॉक्स समस्या,
कमरे के ऊपर केले लटकाए थे भाई। सुल्तान कई बार कूदकर पकड़ने की कोशिश करता रहा, बाद में बक्से रखकर उन पर चढ़ गया और केले निकाल लिए। ठीक है, छड़ी का प्रयोग किया करा भाई, छड़ी का भी प्रयोग था। केले दूर रखे गए, सुल्तान को छोटी छड़ी दी गई, उसने छड़ी जोड़कर बड़ी छड़ी बनाई और केले खींचकर निकाल लिए। ठीक है, कोहलर की एक पुस्तक है जो कि है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो उन्होंने 1929 में लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1929 में यह पुस्तक लिखी थी, कोहलर ने यह लिखी थी। समझ में आया? ठीक है, आगे चलेंगे। इनसाइट लर्निंग की विशेषता। इनसाइट लर्निंग की विशेषता क्या है? अचानक समाधान आता है इसमें, पूर्ण स्थिति को देखते हैं, नए संबंधों को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन अमंग्स। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसा होता है? एक स्थिति का हल दूसरी में उपयोग होता है। ठीक है, एक स्थिति का हल दूसरी में उपयोग करना। परमानेंट होती है भैया। ठीक है, एक कदम आओगी संपूर्ण होगी। ठीक है, पूर्ण स्थिति को देखना होता है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनसाइट लर्निंग की। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा में समस्या समाधान पद्धति को प्रयोग करें, बच्चों को स्वयं सोचने और खोजने का अवसर दें, सीखने को अर्थपूर्ण और रचनात्मक बनाना चाहिए। रोट लर्निंग की बजाय समझ आधारित अधिगम, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग का प्रयोग करना चाहिए। भाई इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की कोहलर ने 5 स्टेज दी थी। सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन, पहले व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे केले ऊपर लटकाए गए और बंदर नहीं पहुंच पा रहा, तो ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले व्यक्तित्व को समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर टेंशन, समस्या हल करना पाने पर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव सोचने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। पहले ऑब्स्ट्रक्शन, फिर हमें आती है टेंशन, फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्या करते हैं? हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन। समस्या को हल करने के लिए प्राणी पर्यावरण को ध्यान से देखता है, उपलब्ध साधनों बॉक्स डंडी आदि पर ध्यान जाता है। एक्सपेरिमेंट, प्राणी अलग अलग तरीके आजमाता है, जैसे डंडी से खींचना, बॉक्स रखना। ठीक है, इनसाइट, और आखिरी है इनसाइट। अचानक से समाधान सूझ जाता है, सही तरीका अपनाकर समस्या हल कर दी जाती है, बॉक्स पर चढ़कर केले तोड़ लेना। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन, फिर टेंशन, फिर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर इनसाइट। ठीक है, और ये थ्योरी भी हमारी कंप्लीट होती है। अब देखेंगे अगली थ्योरी पे। और भाई जिसको पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा। बाय कोल्ब एक्सपेरिमेंट लर्निंग साइकिल, ये वैसे मैंने करा दिया है, मैं दोबारा फिर से करा दूंगा। ठीक है, पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो मैंने करा दिया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, कोल्ब्स ने दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने 4 वह दी हैं, 4 टर्म दी हैं। उन टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है उसकी, फिर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चीज़ सामने नहीं होती है उस पर कंसेप्ट बनाए जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर थोड़ी सी कमी रह जाती है, फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाता है। देखो यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, किसी गतिविधि या घटना में सीधे भाग लेना। ठीक है, मान ले कोई चीज़ सीखनी है तो किसी भी एक्टिविटी में आप सीधे भाग लोगे। उदाहरण, चुनाव में उम्मीदवार बनाना और वोट डालना। एक एक्सपीरियंस करा रहे बच्चों को कि वही आपको वोट डालने हैं, उनका एक्सपीरियंस। तो इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या है भाई? वोट डालना, अरे चुनाव में उम्मीदवार बनाना। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन अनुभव के बाद सोचना, अवलोकन करना। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन होगी, अनुभव जो ये ऊपर जो अनुभव वो डाले हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना, विभिन्न दृष्टिकोणों को देखना। उदाहरण, चुनाव प्रक्रिया में आई कठिनाइयों पर विचार करना। चुनाव प्रक्रिया में आई कठिनाइयों को क्या करना? विचार करना।
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, अवलोकन और चिंतन से सिद्धांत नियम बनाना, जो कठिनाई दूर करी है अब उन पर और विचार करके क्या करना, उन के लिए सिद्धांत बनाना। लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांत को समझना, ठीक है। लोकतांत्रिक चुनाव के वोट डाले, हर एक ने अपने अपने मनपसंद के वोट डाले हैं। मतलब कि इस तरह समझ आई कि हम लोकतांत्रिक है, हम अपना वोट कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और राजा है वो हमारे से ही चूज होगा, जो भी अपना नेता होगा वो हम ही चूज करेंगे। मतलब उसने इस लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांत को क्या किया है, समझा है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सीखी गई अवधारणा को नए कार्यों या परिस्थितियों में आजमाना। उदाहरण, अगली बार चुनाव प्रक्रिया में और सुधार करना। ठीक है, समझ में आया भाई? बिल्कुल आ गया। ये देखेंगे, एक थ्योरी है कुर्ट लेविन्स की फील्ड थ्योरी, नई थ्योरी है, आपने पहले सुनी भी नहीं होगी और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हम आपको इसमें अब एक तो ये रह गई है, इसके बाद 17, 18, 19, 20 तीन थ्योरीज और रह जाएंगी। अब देखेंगे कुर्ट लेविन की थ्योरी। लेविन को फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। कुर्ट लेविन को फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए फील्ड थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या मेन कंसेप्ट दिए थे? इन्होंने मेन कंसेप्ट दिए थे लाइफ स्पेस। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके लाइफ स्पेस पर निर्भर करता है। लाइफ स्पेस क्या है? जो आदमी है और उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण, आदमी और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है। मान लीजिए आदमी है, ये मैन है, ठीक है, और ये इसका इन्वायरमेंट है, तो ये सारा है, यही लाइफ स्पेस से कहलाता है, ठीक है। बिहेवियर का फॉर्मूला, ठीक है, देखिए आप समझे, देखो ये आदमी है, ठीक है। एब देखो, और जो ये आप ये देख रहे हैं ये बैरियर है, और ये बिल्कुल ये जो अंदर का एरिया साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, और ये बाउंड्रीज है, क्या ये बाउंड्रीज है, ठीक है। देखो पर्सन को अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसको एक फोर्स लगता है, ड्राइविंग फोर्स। फिर कुछ बाधाएं आती हैं, बाधाएं आती है आदमी के जीवन में, जो उसको क्या करती है, रिस्ट्रेन करती हैं, रोकती हैं गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मतलब कि ये कि आप इससे समझ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है जितना आपको समझने का है। इसका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है उसके पर्सन के और इन्वायरमेंट से बना होता है, ठीक है। उसका बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर पर्सन और इन्वायरमेंट की क्या होती है? फील्ड, ठीक है, फील्ड से घिरा होता है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, आई समझ में? मैंने आप यहाँ बात को बता भी दिया है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे ये थ्योरी कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है। इसमें देखो क्या क्या टर्म दी थी, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, या लाइफ स्पेस की जो बाउंड्रीज हैं, और भाई ये अंदर का साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, बैरियर उन्होंने दिया था। एक गोल्स तक पहुंचने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स लगता है, ठीक है। फिर बाधाएं होती हैं व्यक्ति के जीवन में जो उसे गोल तक पहुंचने नहीं देती, और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगाती हैं। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे चलेंगे फील्ड। एक एक चीज को देख लेते हैं। फील्ड, व्यक्ति और वातावरण, वातावरण की वह पूरी स्थिति जिसमें वह काम करता है वह फील्ड कहलाती है। बी इज इक्वल टू, मतलब कौन सी फील्ड में व्यक्ति और उसका एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। यह एक डायनामिक स्थिति है और समय के साथ बदलती रहती है। मोटिवेशन देख लेते हैं। व्यवहार हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। व्यक्ति अपनी नीड और गोल की ओर खींचता है और पॉजिटिव वैलेंस और अवांछित चीजों से दूर रहता है, ठीक है। पॉजिटिव वैलेंस और अवांछित चीजों से दूर रहता है। कॉन्फ्लिक्ट, जब लाइफ स्पेस में दो या अधिक विरोधी ताकतें होती हैं लाइफ स्पेस में, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ठीक है। लेविन ने 3 प्रकार बताए थे। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दो आकर्षक विकल्प, ठीक है। उदाहरण, 2 अच्छे करियर का चुनाव करना अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है, क्योंकि दोनों आकर्षक चीजें हैं। समझ में आई? दोनों बेस्ट ऑप्शन है। एक कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा ले,
अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, दो अप्रिय विकल्प होंगे, कठिन परीक्षा देना या फेल होना। अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, एक ही लक्ष्य आकर्षक होगा और डरावना भी, और डरावना भी होगा, एक एक आकर्षक भी होगा और दूसरा डरावना भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आया होगा। ये चीजें भाई ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, आसान चीजें बहुत। ठीक है भाई, शिक्षा में क्या महत्व है भाई इसका? शिक्षा महत्व, सीखना व्यक्ति और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। शिक्षक को विद्यार्थियों का लाइफ स्पेस समझना चाहिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर सीखने की प्रेरणा बढ़ाई जा सकती है। बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान रखना चाहिए। यही आ गया भाई रॉबर्ट गैगने का सिद्धांत। भाई रॉबर्ट गैगने का सिद्धांत साथियों प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रॉबर्ट गैगने ने सीखने की प्रक्रिया को सिस्टेमैटिक और स्टेप बाय स्टेप रूप में समझाया है। उनका मानना था कि अलग अलग प्रकार की सीखने की स्थितियां, लर्निंग कंडीशन के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण पद्धति मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ लर्निंग, 8 प्रकार की लर्निंग दी है इन्होंने। कितनी दिया? 8 प्रकार की लर्निंग दी है। कितने प्रकार की लर्निंग? और ये सरल से जटिल की ओर बढ़ती है, सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। जो पहली 3 हैं वे लो लेवल्स की हैं और ऊपरली हाई लेवल्स की। इसमें सबसे पहले सिंगल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग लो लेवल के अंडर आती है। वर्बल एसोसिएशन, ठीक है, वर्बल एसोसिएशन देखो, सिग्नल लर्निंग मतलब संकेत देवेंगे जब लर्निंग होगी, आसान है मतलब थोड़ा सा सहायता मिलेगी। ऐसा लर्निंग में क्या होगा? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की लर्निंग होगी, चेन लर्निंग। फिर आती है वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन सी मेरे साथ बोलो, ये याद रखनी है आपने। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, उसके बाद एसआर लर्निंग, फिर भाई चेन लर्निंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, फिर कंसेप्ट लर्निंग, फिर रूल लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कितने प्रकार की दिए? 8 प्रकार की, याद रखनी है, बोलना नहीं है। अब एक एक करके सारी चीजों को मैं समझाऊंगा भाई। इस मेहनत के लिए मैं सब्सक्राइब मांगता हूं, इस मेहनत के लिए। ठीक है, चला भाई आगे। गैगन ने 8 प्रकार के लर्निंग आउटकम बताए। सिग्नल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे घंटी सुनकर लहराना, इस प्रकार की लर्निंग में आते हैं। एसआर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक की। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। चेनिंग लर्निंग, कई छोटे छोटे स्टेप में जोड़कर सीखना, जैसे साइकिल चलाना, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप। वर्बल एसोसिएशन, शब्दों को जोड़ना, जैसे कविताएं याद करना बोल बोल के। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? समान चीजों में अंतर पहचानना, समान चीजों में अंतर पहचानना, जैसे ए और बी में फर्क। कंसेप्ट लर्निंग क्या होती है? अवधारणाओं को समझना, कंसेप्ट को समझना, जैसे फल किसे कहते हैं, इन चीजों को समझना। रूल लर्निंग क्या है? नियम बनाकर याद करना, जो अगर आप व्याकरण सीखा करो, हिंदी व्याकरण। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? सबसे उच्च स्तर का अधिगम है, जहां पहले सीखे गए नियमों और अवधारणाओं का प्रयोग करके नई समस्या को हल करना, क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग भी इन्होंने दी थी। कंडीशन ऑफ लर्निंग देख लेते हैं। हर प्रकार के लर्निंग के लिए अलग इंस्ट्रक्शनल कंडीशन चाहिए। उदाहरण, कंसेप्ट लर्निंग के लिए एग्जाम्पल चाहिए और नॉन एग्जाम्पल भी देना है, कि एग्जाम्पल भी चाहिए कंसेप्ट सिखाने खातर। ये मैं कोई चीज सिखा रहा हूं तो आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और नॉन एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड ना होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस करके आप समझ पाओ। आया समझ में? ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रूल्स भी चाहिए और कंसेप्ट सिखाना भी जरूरी होगा, ठीक है। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गैगने ने इफेक्टिव टीचिंग के 9 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले गेन अटेंशन, ध्यान आकर्षित करो बच्चों का। इन्फॉर्म लर्नर ऑब्जेक्टिव, फिर बच्चों को ना जो पढ़ाने वाले हैं उनका ऑब्जेक्टिव बताओ कि इससे तुम्हें क्या फायदा होगा।
स्टिमुलेट रिकॉल एंड प्रायर लर्निंग, पुराना ज्ञान याद कराओ उसने। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान आकर्षित करो, उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताओ और पुराने ज्ञान को उसको याद कराओ बच्चों के। प्रेजेंट तक कंटेंट, नए विषय को प्रस्तुत करो। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, मार्गदर्शन भी दो भाई, जब क्या करो मार्गदर्शन भी। इलिक्ट परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, अभ्यास कराओ। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक लो, फिर इवेल्युएशन करो उनका। इनहेंस रिटेंशन ट्रांसफर, और समर्थी का प्रयोग बढ़ाना, और फिर उनके रिटेंशन को बढ़ाने के लिए उनके कुछ ट्रिक बताओ, टिप्स बताओ, कुछ भी नई चीजें बताओ जिनसे उनकी समर्थी और प्रयोग बढ़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, 1932 में दी थी। इसे कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। इसके दूसरे नाम है साइन साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पर्पसिव बिहेवियरिज्म थ्योरी और साइन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पर्पस बिहेवियरिज्म और साइन थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है जी। मेन पॉइंट्स क्या क्या है इस थ्योरी के। जो लर्निंग है वो ऑलवेज पर्पसिव होती है और गोल डायरेक्टेड। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। वे इंडिविजुअल वर्क और उसके प्रयास पर विश्वास करते थे। व्यक्ति सबसे छोटा और आसान मार्ग चुनता है ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके। व्यवहार में कोग्निटिव मैप का निर्माण शामिल होता है। यह थोर्नडाइक और हॉल की थ्योरी से विपरीत है। टोलमैन ने स्टिमुलस मैकेनिज्म पर भी विचार किया था। कौन से मैकेनिज्म पे? एसएस मैकेनिज्म पे। एसआर थ्योरी पे किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। उनके अनुसार रेनफोर्समेंट महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ अधिगम को प्रकट करना होता है। रेनफोर्समेंट इसने टोलमैन ने इंपॉर्टेंट नहीं बताया है रेनफोर्समेंट। ठीक है, देखो भाई टोलमैन ने क्या किया था, एक भूल भुलैया बनाई थी, लिम्ब्रेंथ बोलते हैं भूल भुलैया को। और इसमें कुछ दरवाजे बनाए थे, कुछ कर्टेन डाल दिए थे, पर्दे डाल दिए थे, कुछ डोर थे। ठीक है, इनमें फिर चूहा छोड़ दिया था कि तो खाना दर दिया था। तो चूहा ने क्या किया था, अपने मन में मैप बनाया था कि हाँ हाँ ये रास्ता उसका है, और वो कॉन्सेप्ट मैप बनाया था और वो खाने तक पहुंच गया था। ये कुछ कहानी थी। प्रथम प्रयोग देखेंगे। टोलमैन ने चूहों को एक भूल भुलैया, ठीक है, लेब्रिंथ में रखा। चूहों को उसमें दौड़ाया गया। प्रारंभिक चक्कर इनिशियल ट्रायल्स में चूहा ट्रायल एंड एरर से भोजन तक पहुंचा। कुछ समय बाद चूहा सीधे भोजन की जगह पहुंचने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि चूहे ने गोल भोजन और उसके साइंस को मतलब चिन्हों को पहचाना। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, चूहे को एक विशेष मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयोग किया गया जहां मार्ग में बाधाएं डाल दी गई। चूहे ने उस मार्ग को पहचान कर दूसरे रास्ते का उपयोग करके भी भोजन तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि चूहे ने केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं सीखा बल्कि कोग्निटिव मैप भी बना लिया। मतलब कि शुरू में था एसआर थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थे, मतलब ट्रायल एंड एरर थे, चीजें ढूंढी और फिर बाद में उन्होंने कॉग्निटिव मैप भी कंसेप्ट मैप बढ़ा लिया। क्या प्रिंसिपल है इसके? साइन। सबसे पहला साइन, संकेत। चूहा भूल भुलैया में कुछ संकेतों को पहचानता है, उन्हीं संकेतों का उपयोग करके वह भोजन तक पहुंचता है। दूसरा कॉग्निटिव मैप्स। चूहा विभिन्न रास्तों और संकेतों का एक मानसिक नक्शा बना लेता है। भोजन मिलने पर वह अपने नक्शे को अपडेट करता है। इस कॉग्निटिव मैप की मदद से भोजन तक पहुंचने के लिए सही रास्ता अपनाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सीखना हमेशा एक ही लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। चूहा केवल संकेत ही नहीं पहचानता बल्कि उन्हें प्रयोग कर लक्ष्य तक पहुंचने में भी प्रयास करता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अनुभव से चूहा एक आंतरिक मानसिक प्रतिरूप इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना लेता है। उसे वह भूल भुलैया के नए हिस्सों को भी समझ सकता है और रास्ते चुन सकता है। मतलब अंदर रिप्रेजेंट कर लेगा, अंदर एक मैप सा बना लेगा जिस मान ले भूल भुलैया कोई नए रास्ते है ना, उनने भी समझने में उसको मदद मिलेगी।
ठीक है। लेटेंट लर्निंग, प्रारंभ में चूहा बिना लक्ष्य तक पहुंचे केवल रास्ते और संकेत सीखता है। बाद में जब भोजन मिलता है तो वह अब पहले सीखी हुई जानकारी जो जो पहले सीखी हुई जानकारी है लेटेंट लर्निंग का उपयोग कर सीधे भोजन तक पहुंच जाता है। बताइए क्या मुश्किल थ्योरी थी, कितनी आसान थ्योरी है, समझे। आगे देखेंगे। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ दो थ्योरीज आपकी बची हैं। ब्रूनर की थ्योरी बहुत छोटी थ्योरी है और उसके बाद आपकी थ्योरी बची है डेविड ओसबल की थ्योरी बची है। उसके बाद आपका बिल्कुल टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो देखेंगे ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का मानना था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। विद्यार्थी स्वयं खोज, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शन करने की होती है, न सीधे उत्तर देने की। 3 स्टेज बताई थी। ये 3 स्टेज है। सबसे पहली है इनएक्टिव स्टेज। इसमें क्या है, बच्चा क्रियाओं और अनुभव से सीखता है। बच्चा गेंद उछाल कर पकड़ कर मतलब कि कंक्रीट चीजों से सीखता है सबसे पहले। आइकॉनिक स्टेज, बच्चा चित्र, आकृति व दृश्य संकेतों से सीखता है, चित्र देखकर। ठीक है। इनएक्टिव में कंक्रीट चीजें होंगी और आइकॉनिक में वह सिंबॉलिक हो जाएंगे, मतलब पिक्चोरियल फॉर्म में हो जाएंगे, उन्हें देखकर सीखेगा। और लास्ट कौन सी है, सिंबॉलिक, जिसमें बच्चा सिंबल से सीखता है। बच्चा भाषा, चिन्हों, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, मतलब सिंबल्स के माध्यम से। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं लास्ट थ्योरी हमारी डेविड ओसबल की। डेविड ओसबल की लास्ट थ्योरी है सब क्या है, सब सम्पसन थ्योरी, जिसे मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओसबल का मानना था सीखना, लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नया ज्ञान, न्यू नॉलेज कैसे विद्यार्थी के पुराने ज्ञान से जुड़ता है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज बताई थी। आगे है, इसी को उन्होंने सब सम्पसन कहा, यानी नया ज्ञान पुराने ज्ञान के कोग्निटिव स्ट्रक्चर में समा जाता है। इन्होंने टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई थी और 4 तरह की लर्निंग इन्होंने बताई थी। सबसे पहले बताई थी रोट लर्निंग, फिर डिस्कवरी लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग। रोट लर्निंग में क्या होगा कि बच्चा रटकर चीजों को याद करेगा। डिस्कवरी क्या होगा, इसमें यह इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी और बच्चा डिस्कवर करके, ठीक है, एक्टिविटीज करके, एक्सपेरिमेंट करके चीजों को समझेगा। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा, चिल्ड्रन एक्वायर्स नॉलेज थ्रू एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रायर नॉलेज। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा कि नए चीजों को सीखेगा पुराने ज्ञान का यूज करके। रिसेप्टिव लर्निंग में क्या होगा, रिसेप्टिव लर्निंग में क्या होगा साथियों, रिसेप्टिव लर्निंग में एक काइंड ऑफ लर्निंग व्हेन ए चाइल्ड रिसीव रिटन और ओरल लर्निंग मटेरियल फ्रॉम समवन, मतलब कि ग्रहण करेगा, मतलब कि इसमें बच्चा सीखेगा। अगर कोई दूसरा बच्चा या टीचर पढ़ कर सुना रहा हो, बोल कर सुना रहा हो, तो इस प्रकार का सीखना कैसा कहलाता है, रिसेप्टिव लर्निंग कहलाता है। कितने प्रकार की लर्निंग बताई, रोट लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग और रिसेप्टिव लर्निंग। ठीक है। मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, विद्यार्थी सिर्फ रटकर नहीं सीखता है, बल्कि नया ज्ञान तभी सार्थक होगा जब पहले से मौजूद विचारों से जुड़ सके। आगे चलते हैं। लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में पहले से कुछ ज्ञान, धारणाएं और विचार मौजूद होते हैं। नया ज्ञान इन्हीं के आधार पर जुड़ता है और समझा जाता है। यूज ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर,
एडवांस ऑर्गेनाइजर बताया था। शिक्षक को चाहिए कि नया विषय शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को एक फ्रेमवर्क खाका दिया जाए। मतलब कोई नई चीज बताना तो पहले ना उसको एक फ्रेमवर्क दे दो बच्चा तय कि आज हमने यो करना है, इस तरह हमने के लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे। इससे विद्यार्थी आसानी से नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ पाएंगे। एवं नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ इन्होंने टाइप्स बताए हैं किसके, एडवांस ऑर्गेनाइजर के। एक्सपोजिटोरी, संक्षेप में नया विषय बताना। जो नया विषय बता समझाओगे ना, सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू दे दो, मोटा मोटा बता दो, उसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी। उसके बाद नरेटिव, कहानी या घटना के रूप में समझाना। मतलब कि कोई भी नई चीज समझाओ हो तो आप बच्चों को ना कहानी के रूप में समझाओ, क्योंकि वह किसी का और एक रियल लाइफ तो जोड़ो उनने, क्योंकि वह जल्दी समझ पाएंगे। स्कीमिंग, जल्दी जल्दी ओवरव्यू देना, देखा, जल्दी जल्दी ओवरव्यू देना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, चित्र, चार्ट, मैप, डायग्राम, मॉडल, इनसे समझाना। एक्सपोजिटरी, नरेटिव, स्कीमिंग और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, एक्सपोजिटरी, नरेटिव, स्कीमिंग और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सबसम्पशन। ठीक है, ठीक है, सबसम्पशन क्या होता है, नया ज्ञान कैसे जुड़ता है। ओसबल ने 4 प्रकार बताए भाई, नया ज्ञान जोड़ने के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। और बच्चों को एक नए चीज को सिखाने के लिए, ढांचा देने के लिए कितने प्रकार, उसमें भी 4 प्रकार है। एक्सपोजिटरी, नरेटिव, स्कीमिंग और ग्राफिक। उन नए ज्ञान कैसे जुड़ता है, उसके 4 प्रकार ये हैं। और ये 4 प्रकार बताया, देखो भाई, देखो भाई कितने गजब के नोट्स बना रखे हैं ना, कमेंट करो। हर एक चीज आसानी से बना रखी है और गजब का लेवल है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बताया था डिराइव्ड सबऑर्डिनेट लर्निंग। डिराइव्ड या इसे सबऑर्डिनेट लर्निंग कहते हैं। नया ज्ञान पुराने सामान्य विचार में फिट होता है। जैसे कि उदाहरण, गाय है एक जानवर है। गाय, बच्चे ने गाय देखी है, बताना गाय क्या है, एक जानवर है। मतलब कि जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान विचार में नो का नो फिट हो जा, बिल्कुल कोई फेर बदल ना करे, एक प्रकार का सिमुलेशन मान सको हो, तो उसने ड्राइव लर्निंग कहते हैं। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव सबसम्पशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नए ज्ञान को संशोधित करना या विस्तृत करना, ये अकोमोडेशन का रूप हो गया, इसे कोरिलेटिव कहते हैं। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, दबाव पर भी निर्भर करता है। ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, नया ज्ञान ज्यादा सामान्य होता है जब छोटे छोटे विचारों को जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा सामान्य होता है नया ज्ञान, ज्यादा सामान्य, ज्यादा इजी जब होता है कि जो छोटे छोटे विचार जुड़ेंगे ना। अगर कोई टॉपिक बताया और उससे रिलेटेड बच्चा ने कोई ज्ञान है, और बच्चा कितनी छोटी छोटी चीज वो जुड़ के जब उस चीज ने सीखेंगे ना, उसको सोबर ऑर्डिनेट ज्ञान कहते हैं। जैसे कि गुलाब, बच्चों ने देखा सूरजमुखी, और दोनों देखें, हाँ भाई ये दोनों क्या है, फूल है। कंबाइनेशनल लर्निंग, समान स्तर के विचार मिलाकर नया कंसेप्ट बनाना। ठीक है, समान स्तर के विचार जब मिलेंगे और उस नया कंसेप्ट बनेगा तो वो कंबाइनेशनल लर्निंग कहलाता है। जैसे कि सूर्य प्लस ग्रह, ये किसके भाग है, सौर मंडल के। ठीक है साथियों, साथियों यहाँ तक हमने आज पूरी की पूरी 21 थ्योरीज हमने कंप्लीट कर ली, और ये 21 थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। साथियों सिर्फ एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आज मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ कि चैनल पे सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चैनल को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। और भाई वीडियो शेयर जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के टाइमिंग में इतनी चीज़ें समझाती हैं। और साथियों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके स्पीड से ज्वाइन करो। और अगर आपको इंडिविजुअल इस क्लास की, सिर्फ इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो वो 70 रुपीज़ में मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो केवीएस के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी भी करनी है, ठीक है, केवीएस के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी भी करनी है, केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी, आरआरबी के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी करनी है, तो उसमें आप 150 रुपये यूनिट्स के सभी के, और दोनों साथ में आपको 220 रुपये में मिल जाएंगी। 220 रुपये आपका चार्ज होने वाला है। तो साथियों यह वीडियो इतने तक की ही थी। तो साथियों सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट 3 में, ठीक है।